हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं। और प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं में हमने जो है मतलब कि ये पढ़ा था कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं को 5 श्रेणियों में बांटा गया है, जिसमें हमने कल पढ़ा था अवक्षेपण। उसके बाद नंबर 2 पर पढ़ा था हमने उदासीनीकरण। नंबर 3 पे पढ़ा था हमने स्कंदन। और आज नंबर 4 पर आता है औपसीनीकरण। औपसीनीकरण क्या होता है? औपसीनीकरण, देखो औपसीनीकरण का मतलब होता क्या है। देखो कुछ एंटीबॉडी होती हैं, ये एंटीबॉडी है, ठीक है, ये क्या है? एंटीबॉडी है। ये एंटीजन जो है, ये रेड कलर के क्या है? एंटीजन, इनके साथ में जुड़ गई। इन्होंने यहाँ पे क्या किया है? प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं बनाई हैं। क्योंकि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं का मतलब क्या होता है? प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाओं का मतलब यही होता है कि जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा शरीर उस एंटीजन के प्रति कुछ मतलब कि अन्योन्य क्रियाएं प्रदर्शित करता है। उसके पश्चात वो क्या बनाता है? एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ में जुड़ जाती है। और इन दोनों का जुड़ना मतलब कि एंटीजन और एंटीबॉडी का पारस्परिक संबंध, ये कहलाता है एंटीजन मतलब कि एंटीबॉडी क्रियाएं, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रियाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हुआ क्या कि एंटीबॉडी जो है उसके साथ कौन बाइंड होगी? एंटीजन। बना क्या लिया? एंटीजन एंटीबॉडी क्रिया, यानी कि प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया। उसके जुड़ने के बाद एंटीबॉडी जो होता है वो एक कारक के साथ जुड़ता है जिसका नाम है कप्लीमेंट फैक्टर, यानी कि हम इसे बोल सकते हैं संपूरक कारक। कप्लीमेंट्री को बोलते हैं संपूरक। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी अब किसके साथ जुड़ा? एक फैक्टर के साथ में, और इस फैक्टर का नाम क्या है? कंप्लीमेंट फैक्टर, यानी कि संपूरक कारक। और इससे जैसे ही जुड़ता है तो एंटीजन जो है, इस एंटीजन का विभेद हो जाता है। इस एंटीजन का क्या हो जाता है? विभेद हो जाता है, मतलब कि उसको पहचान लिया जाता है। और पहचानने के बाद उसे फेगोसाइट क्या कर लेता है? आसानी से पहचान लेता है। और आसानी से पहचान कर उसका क्या कर देता है? भक्षण। उसका क्या कर देता है? भक्षण। और भक्षण करके उसे क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। तो ऐसी एंटीबॉडी, कौन सी एंटीबॉडी? जो कप्लीमेंट फैक्टर के साथ में जुड़ी है, जुड़ने के बाद इस एंटीजन का क्या हो गया? विभेद हो गया। और विभेद होते ही फैगोसाइट इसे क्या करता है? तुरंत पहचान लेता है, और पहचान कर इसे क्या कर देता है? नष्ट। तो ऐसी एंटीबॉडी जो होती है, ऐसी एंटीबॉडी जो होती है वो कहलाती है ऑप्सिनीन। ऑप्सिनीन। और ये क्रिया जो है वो कहलाती है औपसीनीकरण। औपसीनीकरण, ये क्रिया क्या कहलाती है? औपसीनीकरण। औपसीनीकरण जो है इसका उपयोग रुबेला जो रोग होता है, रुबेला जवर, या फिर पोलियो जो रोग होता है उसकी पहचान करने में किया जाता है। या पोलियो जो रोग होता है उसकी पहचान जो है उसको करने में इस प्रक्रिया को काम में लिया जाता है, औपसीनीकरण को। ठीक है, तो ये नंबर 4 पर था, प्रतिजन प्रतिरक्षी क्रिया में औपसीनीकरण। ठीक है, अब नंबर 5 पर आता है बक्षकाणुनाशक। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है बक्षकाणुनाशक। बक्षकाणुनाशन का मतलब होता है भक्षण करना। नाम से स्पष्ट हो रहा है। देखो सबसे पहले होता क्या है, जो बक्षकाणु कोशिकाएं होती हैं, जो
बक्सकाणु कोशिका यानी कि फेगोसाइट सेल, वो रक्त के अंदर भ्रमण करती रहती हैं, घूमती रहती हैं रक्त के अंदर। जब कोई भी जब कोई भी बाह्य कारक या एंटीजन जो है उसके संपर्क में आता है, तो सबसे पहली बात, ये जो बक्सकाणु कोशिकाएं जो होती हैं ये रक्त में भ्रमण करती रहती हैं, और इन बक्सकाणु कोशिका के साथ में जब कोई भी एंटीजन आता है, कोई भी एंटीजन उसके संपर्क में आता है, तो वो क्या करती हैं, ये बक्सकाणु कोशिकाएं उसका भक्षण कर देती हैं। उसका क्या कर देती हैं? भक्षण कर देती है। देखो, सबसे पहले ये बक्सकाणु सेल है, ये पूरी जो संरचना है किसकी है? बक्सकाणु कोशिका की है। और ये बक्सकाणु कोशिका रक्त में क्या करती रहती है? बिल्कुल फ्री भ्रमण करती रहती है। लेकिन जैसे ही इसके साथ में कोई भी एंटीजन जुड़ता है, कोई भी एंटीजन जुड़ता है, जैसे बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव आया बाहर से ना, मैंने आपको बताया था कि एंटीजन जो होते हैं वो बाह्य कारक होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव जैसे ही इसके संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है? बक्सकाणु कोशिका के संपर्क में आता है, तो वो फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के रूप में ये फेगोसाइट जो है यानी कि बक्सकाणु जो कोशिका है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ठोस अवस्था में क्या कर लेती है? ग्रहण कर लेती है। और जब किसी चीज़ को अंदर ग्रहण किया जाता है तो उसको बोला जाता है एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस। ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये बक्सकाणु कोशिका इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर ग्रहण करेगी, इस बक्सकाणु कोशिका के पास में लाइसोसोम होता है, मतलब कि डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, पाचन करने वाले एंजाइम। आपने पढ़ा था पहले लास्ट ईयर कि लाइसोसोम के अंदर 50 प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम उपस्थित होते हैं, और ये लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम होते हैं ये इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या कर देते हैं? इसके साथ में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद इसका क्या कर देते हैं? भक्षण कर देते हैं, उसको अपघटित कर देते हैं। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया? अपघटित कर दिया, मतलब एंटीजन को अपघटित कर दिया। और अपघटन करने के पश्चात उसे क्या कर दिया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकाला जाता है तो इसको लिक्विड यानी कि तरल अवस्था में निकाला जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस। और बाहर निकल रहा है तो यानी कि एक्सो का मतलब कि बाहर निकलना, एंडो का मतलब अंदर जाना, फेगोसाइटोसिस का मतलब कि ठोस पदार्थ का अंदर ग्रहण, पिनोसाइटोसिस का मतलब कि बाहर की तरफ तरल पदार्थ का बाहर आना। ठीक है, तो ये हो गया पिनोसाइटोसिस, तरल का बाहर आना, बाहर आ रहा है तो एक्सोसाइटोसिस, अंदर जा रहा है तो एंडोसाइटोसिस। ये पूरी जो संरचना है, ये पूरी की पूरी संरचना किसकी है? बक्सकाणु नाशक की है। और ये रक्त में भ्रमण करती रहती हैं। जब भी कोई एंटीजन के संपर्क में आता है तो उसको सबसे पहले अंदर ग्रहण करती हैं। उसके बाद इसमें क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, वो इसके साथ में जुड़ते हैं और उसके बाद उसका क्या कर देते हैं? अपघटन। अपघटन करने के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ को तरल में क्या किया जाता है? तरल अवस्था में बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 5 प्रकार की प्रतिजन प्रतिरक्षी जो क्रियाएं थी वो कंप्लीट होती हैं। तो टोटल कितनी थी? 5। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर है इस सेक्शन का नंबर 5, प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं। नंबर 5वां जो चैप्टर है वो कौन सा है? प्रतिरक्षी तंत्र की कोशिकाएं। देखो, प्रतिरक्षा तंत्र जो है इसके बारे में आपको अच्छे से पता है ना। प्रतिरक्षा जो तंत्र है ये हमें पता है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। जब कोई भी एंटीजन हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है
तो हमारा शरीर क्या बनाता है, एंटीबॉडी, और उसको क्या कर देता है, नष्ट। यानी कि बाहर से आने वाले पदार्थों का एक विशेष प्रकार के तंत्र के द्वारा अपघटन होना, उसको नष्ट करना, वो क्या कहलाता है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो प्रतिरक्षा जो तंत्र है इसका निर्माण कब हो जाता है? देखो, जब कोई भी शिशु सिर्फ 2 माह का होता है, गर्भस्थ शिशु की बात कर रहे हैं हम, जब कोई भी शिशु 2 माह का हो जाता है, मतलब कि गर्भ की बात कर रहा हूं, जब वो गर्भ में 2 माह का होता है तो उसके अंदर प्रतिरक्षा तंत्र जो है, प्रतिरक्षा तंत्र, उसका विकास हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और गर्भ अवस्था में ये प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण जो है वो होता है पित्तक कोष के द्वारा, पित्तक कोष के द्वारा और यकृत के द्वारा। पित्तक कोष और यकृत के द्वारा किसका निर्माण होता है? इस गर्भस्थ शिशु का निर्माण होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जब शिशु का जन्म हो जाता है। जन्म होने के पश्चात प्रतिरक्षी तंत्र का निर्माण जो है वो होता है अस्थि मज्जा से। आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण जो है वो किससे होता है? अस्थि मज्जा से होता है। लेकिन जन्म से पहले इसका निर्माण किससे होता है? पित्तक कोष और यकृत से होता है, जब गर्भस्थ शिशु 2 माह का होता है तब। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रतिरक्षा जो तंत्र है इसमें कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं जो एंटीजन को क्या करती हैं? नष्ट करती हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 पर आता है मैक्रोफेजेज। नंबर 1 पर आता है मैक्रोफेजेज। देखो, जो मैक्रोफेजेज है उसको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। मैक्रोफेजेज को दूसरा नाम जो है हिस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है। हिस्टियोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। निर्माण इसका कहाँ पर होता है? मैक्रोफेजेज का इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा की पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है, अस्थि मज्जा की पूर्ववर्ती कोशिका के द्वारा इसका निर्माण हो जाता है। मैक्रोफेजेज जो है वो अपने प्रारंभिक समय में, जब मतलब कि उसका निर्माण होता है, उस समय वो रक्त के अंदर क्या करती है? भ्रमण करती है। ये जो मैक्रोफेजेज है, जब इसका निर्माण होता है, जब ये अपनी प्रारंभिक समय में होती हैं, तब ये रक्त के अंदर क्या करती है? भ्रमण करती है। लेकिन कुछ समय पश्चात ये मैक्रोफेजेज लसिका ग्रंथियों में प्रवेश करती हैं या फिर यकृत में प्रवेश करती हैं। कहाँ पर प्रवेश करती हैं? यकृत में। और यकृत में आकर उसका क्या होता है? परिपक्वन होता है। निर्माण कहाँ पे हुआ है? निर्माण हुआ है इसका अस्थि मज्जा में। परिपक्वन कहाँ पे हुआ है? यकृत में हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैक्रोफेजेज जो हैं वो कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर आता है स्थिर मैक्रोफेजेज। स्थिर मैक्रोफेजेज। और नंबर 2 पर आता है भ्रमणशील मैक्रोफेजेज। जो स्थिर मैक्रोफेजेज होती हैं ये अनियमित आकार की होती हैं। ये कैसी होती हैं?
अनियमित होती हैं, और जो भ्रमणशील होती हैं ये अंडाकार या फिर गोलाकार होती हैं, अंडाकार या फिर गोलाकार होती हैं। ठीक है, उसके बाद संरचना की हम बात करते हैं। इसकी संरचना मैक्रोफेजेज की होती कैसे? देखो, मैक्रोफेजेज जो होती हैं वो गोलाकार होती हैं या फिर अंडाकार होती हैं, और इसके चारों ओर क्या पाए जाते हैं? परवर्ध निकले होते हैं। इसके चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? परवर्ध पाए जाते हैं, लंबे परवर्ध होते हैं। और सामान्य जो कोशिका जो होती है, एक नॉर्मल जो सेल्स होती है उसकी तरह ही होती है। केंद्रक होता है, उसमें गोल्जी काय होता है, लाइसोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस, वो उसके अलावा RER, SER यानी कि ER होती है। यानी कि एक जो नॉर्मल सेल होती है ना उसकी जैसे संरचना होती है, लेकिन इसकी चारों तरफ लंबे लंबे परवर्ध पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसके कार्य की बात करते हैं। कार्य क्या करता है? मैक्रोफेजेज जो है वो फेगोसाइटोसिस की क्रिया करता है, मतलब कि भक्षकाणु नाशक जो होता है उसकी क्रिया करते हैं, मतलब कि भक्षण करने का कार्य करता है। कार्य की यदि हम बात करें तो नंबर 1 पर आता है भक्षण करने का कार्य करना, भक्षण करने का कार्य करना। उसके अलावा नंबर 2 पे आता है जब कोई भी एंटीजन मैक्रोफेजेज के संपर्क में आता है तो मैक्रोफेजेज उसका क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। मैक्रोफेजेज उस एंटीजन का क्या कर देता है? अपघटन कर देता है। नंबर 3, जब कोई एंटीजन जो है वो मैक्रोफेजेज से आकार में बड़ा होता है। जब कोई एंटीजन आकार में क्या होता है? बड़ा होता है, आकार में बड़ा होता है मैक्रोफेजेज से। जब कोई एंटीजन मैक्रोफेजेज से आकार में बड़ा होता है तो मैक्रोफेजेज क्या करती हैं? आपस में मिलती हैं। 100 मैक्रोफेजेज आपस में मिलती हैं और मिलकर एक बहुत बड़ी मैक्रोफेज का निर्माण कर लेती हैं। और जब ये बहुत बड़ी मैक्रोफेज बन जाती हैं तो वो क्या करती हैं? एंटीजन को नष्ट कर देती हैं। ठीक है, उसके बाद नंबर 4, देखो जो मैक्रोफेजेज होती हैं उसके साथ में एंटीजन चिपकता है, और एंटीजन चिपक कर कहाँ पर चला जाता है? मतलब कि मैक्रोफेजेज एंटीजन को अपने साथ चिपकाती हैं और IG के सामने लेकर जाती हैं, और IG जो होती है उस एंटीजन को पहचानती हैं और उसको नष्ट कर देती हैं। मैक्रोफेजेज क्या करता है? एंटीजन को अपने साथ चिपका लेता है और इसको चिपकाकर कहाँ पर लेकर जाता है? IG इम्यूनोग्लोबुलिन के पास लेकर जाता है, और IG क्या करता है? इम्यूनोग्लोबुलिन इस एंटीजन को पहचान कर इसको क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। नंबर 5, जो मैक्रोफेजेज होता है, मैक्रोफेजेज जी क्या करता है? स्वयं एंटीजन नहीं बनाता है, मतलब स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता है, स्वयं क्या नहीं बनाता है? एंटीबॉडी नहीं बनाता, लेकिन एंटीजन को नष्ट करके प्रतिरक्षा तंत्र में एक बहुत ही ज़्यादा या फिर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मैक्रोफेजेज स्वयं क्या नहीं बनाता है? स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता है। ये क्या करता है? इस कुछ एंटीजन को ले जाता है किसके पास? IG के पास। स्वयं एंटीबॉडी नहीं बनाता है, लेकिन प्रतिरक्षा जो तंत्र है उसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है।